12वीं के सभी होनहारों का फिर से स्वागत। दोस्तों, हमने 1 से लेकर के 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए। उसके साथ साथ में 22वां अध्याय और 24वां अध्याय भी पढ़ लिया है। अब हम चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आभार कि आपने इस चैनल को सराहा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अनेकों चैनल बने हैं। जिस तरह से यूँ कह सकते हैं कि बारिश में कुकुरमुत्ता चारों तरफ छा जाते हैं, उसी तरह से लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल बनाए हैं। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हाँ, अगर वो पढ़ाना जानते हैं तो बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, फिर भी वो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन आप लोग समझदार हैं। जिस तरह से आप लोगों ने चैनल का चयन किया है, जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं, उससे ये सिद्ध होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी जो चैनल चुने वो विश्वसनीय हो, मापदंड उसके विश्वसनीय होने चाहिए, अच्छे हों, और जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो उसके लायक हो, क्योंकि वो तथ्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपके दिमाग में जो चीज़ एक बार छप गई वो छप गई। ऐसा ना हो कि किसी गलत व्यक्ति से कोई गलत चीज़ पढ़ ली और अपने भविष्य को बर्बाद कर लें। आज के दिन ही हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा और सहयोग मांगने की आशा भी करूंगा कि आप सभी लोग उस वीडियो को न सिर्फ अपने स्कूल और दूसरे ग्रुप में, वरन जितने भी अन्य ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करेंगे। वर्तमान की परिस्थिति में लॉकडाउन ने और इस कोरोना वायरस ने हमारी कुछ परिस्थितियां इस तरह से बना दी है कि हम आपस में टूट चुके हैं। इसी चीज़ को लेकर मैं हाजिर होने वाला हूँ बहुत ही जल्द। दिन वाली क्लास में आज रविवार है तो हम उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम बात करने जा रहे हैं अध्याय 4 की। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 4 जो है उसमें आप लोगों को पता ही होगा कि पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं उसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने को? पादप जनन की विशिष्ट विधियां। देखिए, विशिष्ट विधियों से क्या मतलब है? प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव अपने अनुसार जनन करता है। जनन करने का मूल आधार और मूल कारण क्या है? तो मूल आधार और मूल कारण है अपनी संतान को उत्पन्न करना, जिससे पर्यावरण को एक स्थिति प्रदान की जा सके या पर्यावरण में अपना अस्तित्व बनाया रखा जा सके। तो क्या है जनन? क्या है? वातावरण में अपना अंश बनाया जा सके। कल्पना कीजिए, अगर कोई पर्यावरण में या इस सजीव जगत में अपने वंशज को उत्पन्न ही नहीं करेगा तो धीरे धीरे ये प्रकृति किसी एक वंशज का अधीन हो जाएगी। यानी कि मैं यूँ कह रहा हूँ कि हर प्लांट, हर एनिमल अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है उसको ही हम क्या कहेंगे? उसको ही हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। जनन जब शब्द आता है, उसलिए हम यहाँ पर जब भी जनन हम पढ़ेंगे या रिप्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे तो हम चीज़ हमारे दिमाग में आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, देखिए लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन हो। क्या क्या होना चाहिए? उसमें निषेचन होना चाहिए और अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। जब ये दोनों घटनाएं संपन्न होती हैं तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन प्रत्येक पादप में या प्रत्येक जीव में लैंगिक जनन होना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे? कुछ अलैंगिक जनन की क्रिया भी करेंगे। लेकिन इस अध्याय में हमने पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो है विशिष्ट। क्या पढ़ना है? विशिष्ट विधियां। तो हम क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन आपको समझ में आ चुका है, मैं पहले वाले अध्याय में इसको पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ लिया है और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। तो निषेचन की क्रिया जब नहीं हो और जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। यानी कि अगर अपने कोई बोले कि विशिष्ट जनन किसे कहेंगे, तो ऐसा जनन जिसमें निषेचन और
अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन विभाजन नहीं हो निषेचन भी नहीं हो और क्या नहीं हो, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हो, लेकिन जनन हो, लेकिन क्या हो, जनन हो। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट जनन के नाम से जानेंगे। देखिए विशिष्ट जनन की विधियां कौन कौन सी है, क्या लिखेंगे, विशिष्ट जनन की विधियां। देखिए विशिष्ट जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। सबसे पहले आता है हमारे पास में असंग जनन। मैं आपको क्या कह रहा हूं, विशिष्ट जनन की विधियां कौन कौन सी है जिसमें निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, उसमें कौन कौन सी होगी। इसमें आएगा असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन। दूसरा हमारे पास में कौन सा आएगा, अनिषेक बीजाणु, ये तो हो गया पहला भाग। दूसरा कौन आएगा, अनिषेक बीजाणु, ये सब पढ़ना है हमको, अनिषेक बीजाणु। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, असंग जनन। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास में कौन सा आया है, दूसरा अपन ने क्या बात करी, तो अनिषेक बीजाणु। दूसरे की क्या बात करी अपन ने, अनिषेक बीजाणु की अपन ने बात कर ली। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आएगा, सूक्ष्म परिवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि असंग जनन, अनिषेक बीजाणु और सूक्ष्म परिवर्धन। अब सूक्ष्म परिवर्तन हो गया है तो चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कायिक, वेजिटेटिव कायिक प्रवर्धन। ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिनमें से हमको असंग जनन, अनिषेक बीजाणु या अनिषेक बीजाणुता, सूक्ष्म परिवर्धन और कायिक परिवर्धन हमको पढ़ना है। इन चारों में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है। तो आप इस चीज़ को एक अपने हिसाब से लिख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कंप्लीट। चलिए अब क्या होता है, मैं आपको यहाँ से लिख देता ताकि आप पूरा एक बार वापस समझेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। इसकी पहली विधि उठा रहा हूं मैं, असंग जनन। असंग जनन क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, एपोमिक्सिस, असंग जनन या एपोमिक्सिस। कौन सा व्यक्ति था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1908 की। 1908 के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है हैंस और कलर। ऐसे याद रखना, हैंस, हमारे पास में हैंस है, ये हैंस था, और उसकी जो विंग होती है, यूँ समझना, विंग जो होती है उसको वो कैसी थी, कलर थी, कलर की हुई थी, तो क्या याद रखो, विंग कलर। तो हैंस विंग कलर 1808 के अंदर सबसे पहले असंग जनन को समझाने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं IMP लगा रहा हूँ। प्रश्न पूछेगा, लिख लीजिएगा, टॉप पे प्रश्न लिख लीजिएगा, असंग जनन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न पूछेगा, असंग जनन किसे कहते हैं। डन, क्लियर है। देखिए तो इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा किसने दी है, परिभाषा देने वाला कौन है, तो परिभाषा देने वाला कौन है, हैंस विंकलर। हैंस विंकलर ने 1908 के अंदर इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि सामान्य लैंगिक जनन को स्थापित करने वाली ऐसी विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन नहीं हो। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसने क्या बोला, सबसे पहले हैंस विंकलर नाम ने 1908 के अंदर अपनी परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने अपनी परिभाषा के अंदर बताया, उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया, उन्होंने बताया
मार्कर बंद हो गया। दूसरा लाते हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य लैंगिक जनन, जो सामान्य लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सामान्य लैंगिक जनन को हटा दें, प्रतिस्थापित कर दें। ऐसी विधि लाएं कि लैंगिक जनन हट जाए, लैंगिक जनन नहीं हो और उसके स्थान पर कोई दूसरी विधि से जनन हो, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, जब निषेचन नहीं होगा, तो क्या लैंगिक जनन होगा? क्या नहीं होगा। तो यानी कि यह अलैंगिक जनन हुआ अपनी भाषा में। अब क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं, नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना। कुछ वैज्ञानिक इसे अलैंगिक, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। वो कहते हैं ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा उसमें अलैंगिक जनन होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हैंस विंकलर ने सबसे पहले इसको असंग जनन के नाम से, यानी कि एपोमिक्सिस के नाम से नाम दिया था। ये क्लियर होना चाहिए। अब असंग जनन जो है वो भी पुनः कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। असंग जनन कितने प्रकार का है हमारे पास में, 2 प्रकार का है। एक होता है हमारे पास में असंग जनन 2 प्रकार के, यानी कि जो हमारे पास में असंग जनन एपोमिक्सिस है वो 2 प्रकार का है। एक होता है बीजाणुद्भिद और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। इसको मैं रफ करूंगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पर। असंग जनन जो है, यानी कि आपका एपोमिक्सिस जो है, असंग जनन जो है उसको मूलतः 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा है, एक तो है बीजाणुद्भिद, दूसरा हमारे पास में कौन सा आएगा, युग्मकोद्भिद। अब बीजाणुद्भिद को क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद असंग जनन। इसको क्या बोलेंगे, असंग जनन। ठीक है, बीजाणुद्भिद असंग जनन, युग्मकोद्भिद असंग जनन। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। अब बीजाणुद्भिद असंग जनन को क्या बोल रहे हैं अपन, ये क्या है, तो अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं इसको। बीजाणुद्भिद को क्या बोलेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसी को एक अन्य नाम क्या है इसका, तो अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी अपन जान रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक जो विशिष्ट भ्रूण है, एक जो विशिष्ट भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है वो होगा किसी अंड कोशिका से ही होगा किसी न किसी एक अंड कोशिका से ही होगा, चाहे वो अध्यावरणीय हो या द्विगुणित हो। ठीक है, इसमें लिखेंगे अंड कोशिका के अध्यावरण कोशिका से निर्माण होता है, और कैसा होगा, निषेचन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो अंड कोशिका जो है उसकी कोई न कोई अध्यावरणीय कोशिका, ध्यान देना, अध्यावरणीय कोशिका हमेशा कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है ना, हैप्लॉइड नहीं होती, यानी कि 2n होती है। तो जो 2n कोशिका है उनसे क्या होगा, किसी न किसी एक नए भ्रूण का निर्माण होगा। जब भ्रूण का निर्माण किससे हो, किसी अध्यावरणीय कोशिका से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता, या उसे हम क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद असंग जनन। उसे क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद असंग जनन के नाम से जानेंगे, यानी कि स्पोमेट्रिक एपोमिक्सिस है ना। दूसरा हमारे पास में कौन सा रहा, युग्मकोद्भिद। दूसरा पॉइंट कौन सा रहा अपने पास में, युग्मकोद्भिद। अब युग्मकोद्भिद में क्या होगा, युग्मकोद्भिद का मतलब क्या हो गया, कोई युग्मकीय संरचना, युग्मकोद्भिद में क्या हो गया, कोई युग्मकीय संरचना जो है उससे भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो लिखेंगे युग्मकीय संरचना द्वारा
भ्रूण का निर्माण, किसका निर्माण, युग्मकीय संरचना के द्वारा किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण हो तो उसे क्या बोलेंगे हम। अच्छा, ये कितने प्रकार का हो सकता है, ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन है ना। अनिषेक मतलब जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है, अनिषेक जनन के नाम से अपन जानेंगे। और दूसरी हमारे पास में क्या होगा, दूसरी होगा अपयुग्मन, अनिषेक जनन, दूसरा होगा अपयुग्मन, अपयुग्मन। 2 प्रकार की क्रिया है। अनिषेक जनन जो होगा इसमें निषेचन नहीं होगा नहीं होगा, और एन संरचना रहेगी, अयुग्मित रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं ये एन होगी, अगुणित होगी, अगुणित अंडाणु से भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, अगुणित अंडाणु से भ्रूण बनता है। मेरी बात समझना, अनिषेक जनन जो है किसका है, ये पहली बात तो ये युग्मकोद्भिद संरचना का, युग्मकोद्भिद असंग जनन की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर कौन आएगा, अनिषेकता। इसमें एक जो अंडा है वो खुद ही अपने आप को क्या कर देगा, अगुणित संरचना के अंदर भ्रूण बना देगा। लेकिन अपयुग्मन में ऐसा नहीं होगा। अपयुग्मन में क्या होगा, तो अपयुग्मन के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका जो आपने उसमें देखी थी ना, अंडे में ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, याद आ रहा है। तो 2 सहायक कोशिकाएं हैं और एक प्रतिमुखी, 2 ऊपर की प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट क्लियर है। पहली बात समझ लीजिए, हम यहाँ पर 4 प्रकार के क्या पढ़ने वाले हैं, विधियाँ पढ़ने वाले हैं। असंग जनन, अनिषेक, बीजाणुता, सूक्ष्म परिवर्तन और कायिक परिवर्तन। उसमें से हमारे पास में असंग जनन आता है। असंग जनन को इंग्लिश में हम एपोमिक्सिस कहते हैं। असंग जनन को देने वाला हैंस विंकलर नाम का आदमी था। उसने कहा कि खाली निषेचन नहीं हो, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, बाकी सब कुछ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असंग जनन बोलेंगे। वैज्ञानिक इसको असंग जनन को, कुछ वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। क्या है इस विधि के अंदर, 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या बोलती है, बीजाणुद्भिद, दूसरी क्या बोलती है, युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद को हम किस नाम से जानते हैं, अपरस्थानिक भ्रूणता। इसमें क्या होगा, अंड कोशिका के किसी भी अध्यावरण से, बाहर का जो अध्यावरण है उससे क्या निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए। क्लियर है क्या। युग्मकोद्भिद के अंदर 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहली होती है अनिषेक जनन और दूसरी कौन सी होती है, अपयुग्मन। अनिषेक जनन के अंदर होगा तो अंड कोशिका ही भ्रूण का निर्माण करेगी, लेकिन बनाएगी कैसी, वो एन संरचना, यानी कि उसमें निषेचन नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, निषेचन होगा। और क्या बनेगा, प्रतिध्रुवी कोशिका से बनेगा, प्रतिध्रुवी कोशिका होगी, यहाँ फिर क्या होगी, सहायक कोशिका होगी। इन दोनों से बिना निषेचन के, वापस सुनना, इन दोनों से, कौन प्रतिध्रुवी कोशिका या कौन है सहायक कोशिका, इन दोनों से। प्रतिध्रुवी कोशिका को आप जानते हैं अच्छी ढंग से, ऊपर की तरफ जो है और नीचे की तरफ जो है वो कौन सी, अंड कोशिका की सहायक कोशिका, बीच में अंड कोशिका है और ये दोनों साइड सहायक कोशिका। यहाँ तो इन दोनों सहायक कोशिका से, यहाँ प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से किसका निर्माण हो जाए, जब भ्रूण का निर्माण हो जाए उसे क्या बोलेंगे, अपयुग्मन। और यदि डायरेक्ट भ्रूण ही किसका निर्माण हो, भ्रूण का निर्माण किससे हो, अंडाणु से हो, लेकिन निषेचन नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, निषेक या अनिषेक जनन। बोलो ये बात समझ में आई क्या। अगर समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश करी है। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा पंचानन माहेश्वरी पर। पंचानन माहेश्वरी हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण, ये कहूँगा कि स्थान रखते हैं, और आप लोगों को भी उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। आगे जाकर जब आप एमएससी करेंगे, जब आप और भी कार्य करेंगे, तो एमएससी के अंदर एक पूरा का पूरा यूँ समझ लीजिए कि पंचानन माहेश्वरी पर एक बुक है, उसे आप पढ़नी है। आपको उनकी जीवनी के साथ साथ उनके किए गए काम को भी पढ़ना है। ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है, और आप लोगों में से भी कोई ना कोई इस तरह से नाम गौरवान्वित करने के लिए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आपको लगातार पढ़ना है, लॉकडाउन का उपयोग करना है,
उसकी पालना करना है। और आज जो शाम को वीडियो आ रहा है एक महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, मोटिवेशनल वीडियो है कि ये लॉकडाउन ने किस तरह से लोगों को थकाया है, इस कोरोना ने किस तरह से लोगों को परेशान कर दिया है, क्या उससे उभरा जा सकता है, क्या हम उससे बाहर निकल सकते हैं। इन सभी बातों का समाधान लेकर मैं हाजिर होने वाला हूँ। अपने मित्रों को उस वीडियो के लिए भेज दीजिए आज से, अभी से ही इस चैनल को उनको कह देना है कि अगर अच्छा लगता है तो जुड़ जाए। और यदि आप लोगों को ये चैनल बड़ी मन्नतों के बाद में ढूंढने से मिला है तो अपने उस मित्र को शेयर तुरंत कर देना जिसको इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आपको किसी दूसरे मित्र ने इसको शेयर किया है तो हम जानते हैं कि कोई बांटी हुई चीज़ उधार की होती है और उधार कभी रखने नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से किसी दूसरे मित्र को इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मिल जाए। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।